इस वीडियो में पॉक्सो एक्ट यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में विस्तार से और साथ ही साथ इसकी जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉक्सो एक्ट 2012 यह अधिनियम लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम है। लैंगिक अपराध मतलब सेक्सुअल ऑफेंस की बात हो रही है, जिससे बच्चों के संरक्षण के लिए यह अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचाना तथा बच्चों के लिए एक बेहतर समाज का निर्माण करना है। अगर इसके महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो इसका नाम क्या है, पॉक्सो एक्ट, जो कि 2012 में आया। अन्य नाम क्या है तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, जो कि इसका हिंदी नाम है। इसको पारित किया गया 19 जून 2012 को और राष्ट्रपति से सहमति मिली 14 नवंबर 2012 को, और इसी दिन इसको पूरे देश में लागू किया गया। इसमें कुल धाराएं कितनी हैं तो इसमें 46 धाराएं, कुल 9 अध्याय और 1 अनुसूची है। तो पॉक्सो एक्ट के बारे में आपको ये महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखनी है, क्योंकि यहां से सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पॉक्सो एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं। तो सही जवाब क्या होगा, 46। पॉक्सो एक्ट को राष्ट्रपति से सहमति कब मिली तो 14 नवंबर 2012, और इसको पारित कब किया गया तो 19 जून 2012 को। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉक्सो एक्ट के फुल फॉर्म की, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यानी हिंदी में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। लागू हो गया किस पे तो यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लागू होता है, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो, मतलब चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। और यह बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाता है। और याद रखिएगा कि इसमें 2019 में संशोधन भी किया गया। तो 2019 में इस अधिनियम में संशोधन जो किया गया था उसमें नए नियमों को 2020 में लागू किया गया, जिसके तहत यौन अपराधों के लिए मृत्युदंड सहित कठोर सजा का प्रावधान किया गया। मतलब पहले जो सजा थी वो कम थी, लेकिन 2019 में जब संशोधन किया गया और लागू उसको 2020 में जब किया गया तो उसमें मृत्युदंड भी शामिल था और कठोर से कठोर इसको किया गया। और इससे संबंधित यानी पॉक्सो एक्ट से संबंधित एक हेल्पलाइन नंबर भी है, वह है 1098। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पॉक्सो एक्ट में किए गए संशोधन की, जो कि 2019 में किया गया और 2022 में लागू हुआ। जब पॉक्सो एक्ट 2012 आया था तब इसके जो कानून थे ज्यादा कठोर नहीं थे। फिर 2019 में संशोधन किया गया तो कुछ नई चीजें जोड़ी गई, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो सजा का प्रावधान था तो 2012 में जो सजा का प्रावधान था पेनेट्रेटिव यौन हमले के लिए वो था न्यूनतम 7 साल, जिसे संशोधन में यानी 2019 के बाद बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। ये न्यूनतम सजा की बात हो रही है। गंभीर अपराध में क्या किया गया तो अगर पीड़िता की उम्र जो है वो 16 साल से कम है तो सजा जो है वो 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। और बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित भी संशोधन किया गया। तो इसमें कहा गया कि बाल पोर्नोग्राफी से जुड़े अपराधों के लिए दंड को और कड़ा किया गया और इन्हें संभालने के लिए स्पष्ट प्रावधान जोड़े गए, जिसमें पोर्नोग्राफिक सामग्री के भंडारण या प्रसार पर जुर्माना और कैद का प्रावधान शामिल है। तो ये चीजें की गई 2019 में किए गए संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, इसके हेलो दोस्तों, हम तिरपुर के टी शर्ट कंपनी हैं। हम हमारे टी शर्ट्स खुद सिलवा के इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आने वाले आपराधिक कृत्य की, यानी कौन कौन से ऐसे आपराधिक कार्य हैं जो कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आते हैं। इनमें पहला है लैंगिक हमला या यौन उत्पीड़न, दूसरा है घूरना या पीछा करना, तीसरा है अश्लील शब्द बोलना या इशारे करना, मतलब अश्लील इशारे करना, गंदे इशारे करना, प्रलोभन या लालच देकर फुसलाना, अपराध करने हेतु उकसाना या फिर बदनाम करने हेतु झूठी सूचना देना। ध्यान रखिएगा कि ये जो सबकी सब चीजें मैंने आपको बताई हैं यह 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए हैं। पॉक्सो एक्ट जो है वो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है, तो अगर उनके साथ ये आपराधिक कृत्य किया जाता है तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉक्सो एक्ट की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। तो यह जो धाराएं हैं इनके बारे में आपको विस्तार से भी बताऊंगा और जहां पर जरूरत होगी मैं आपको ट्रिक से भी याद करवाऊंगा। नॉर्मली यह धाराएं आपको पढ़ने मात्र से याद हो जाएंगी, लेकिन कुछ कुछ धाराएं हैं जिनमें ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। तो बात करते हैं पॉक्सो एक्ट की धारा 1 की, जिसमें हमेशा की तरह मैंने आपको बताया कि जब धारा 1 की बात होगी तो उसमें क्या वर्णन रहेगा, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। मैंने आपको बताया है चाहे वो कोई भी एक्ट हो, अगर धारा 1 की बात होगी तो उसमें यही बात होगी, तो अलग से कुछ भी नहीं है। तो इसमें आपको यह चीज तो याद है। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि धारा 2 में हमेशा परिभाषा की बात की जाती है, उसी प्रकार पॉक्सो एक्ट 2012 में भी जो धारा 2 है उसमें परिभाषाओं की बात कही गई है। परिभाषाओं में बताया गया कि बच्चा कौन होगा, मतलब 18 वर्ष से कम उम्र का जो व्यक्ति होगा वो बच्चा कहा जाएगा। साथ ही कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे यौन आक्रमण क्या है, यौन उत्पीड़न क्या है, अश्लील सामग्री क्या है। इन सभी की परिभाषाओं की बात कही गई है धारा 2 में। हमेशा की तरह सभी एक्ट में ऐसा ही होता है। धारा 1 में क्या बताया जाता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, और धारा 2 में क्या बताया जाता है, परिभाषाओं के बारे में बताया जाता है। अब आता है धारा 3, जिसमें कहा गया है प्रवेशात्मक यौन आक्रमण के बारे में। जब कोई व्यक्ति बच्चे के शरीर में अपने जननांगों या किसी वस्तु से प्रवेश करता है या बच्चे को ऐसा करने पर विवश करता है तो उसे बोला जाता है प्रवेशात्मक यौन आक्रमण। कैसे याद रखेंगे, यहां पर देखिए प्रवेशात्मक को याद करने के लिए प्रवेश कर लेते हैं। प्रवेश मतलब होता है एंट्री। एंट्री में आपको शब्द मिलेगा ट्री 3, एंट्री 3 दोनों मैच करते हैं ना। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि धारा 3 में किस चीज का वर्णन है, प्रवेशात्मक यौन आक्रमण का। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मेरा किसी भी वीडियो में ट्रिक बताने का जो उद्देश्य होता है वो केवल और केवल टॉपिक को याद करवाना होता है।
किसी भी कानून, किसी भी संस्था, व्यक्ति या समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको बिल्कुल भी गलत ढंग से नहीं सोचना है, केवल और केवल इसको याद करने की दृष्टि से देखना है। अब बात करते हैं धारा 4 की। तो धारा 4 में जो प्रवेशात्मक यौन आक्रमण है उससे संबंधित दंड की बात कही गई है। यहां पर एक चीज बहुत ही आसान है याद करने के लिए कि जब कोई भी बात कही जाएगी ना, तो उसके आगे वाली धारा में उससे संबंधित दंड की बात कही जाएगी। तो ये मान के चलिए कि जो दंड वाला है वो नहीं पूछा जाएगा आपसे, जैसे कि धारा 4 है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा नॉर्मली। अगर पूछा भी जाएगा तो यह पूछा जाएगा कि जो धारा 4 है उसमें कितने वर्ष की न्यूनतम सजा का वर्णन है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। तो धारा 4 में किस चीज का वर्णन है? प्रवेशात्मक यौन आक्रमण से संबंधित दंड का, जिसमें न्यूनतम जो दंड है वो 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना का प्रावधान है। तो ये चीजें आपको याद हो चुकी हैं कि धारा 3 में किस चीज का वर्णन है? प्रवेशात्मक यौन आक्रमण का, और धारा 4 में उससे संबंधित दंड का वर्णन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 5 की, जिसमें गंभीर प्रवेशात्मक यौन आक्रमण की बात कही गई है। तो प्रवेशात्मक यौन आक्रमण क्या होता है मैंने आपको पहले ही समझा दिया धारा 3 में। यहां पर एक शब्द जुड़ा है गंभीर, तो गंभीर शब्द को यहां पर डिफाइन कर लेते हैं। तो जब अपराधी पुलिसकर्मी, शिक्षक, डॉक्टर या रिश्तेदार आदि हो, या बच्चा जो है मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हो, या अपराध गैंग द्वारा किया गया हो, तब उसको बोला जाता है गंभीर प्रवेशात्मक यौन आक्रमण। और इसके बाद जो धारा आएगी वह है धारा 6, और उसमें वर्णन है गंभीर प्रवेशात्मक यौन आक्रमण के दंड की। तो दंड का प्रावधान क्या है? तो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड, जो कि 2019 के संशोधन के बाद बढ़ाया गया है। ठीक है, पहले कम था लेकिन बढ़ा के इसको कहां तक कर दिया गया? तो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक कर दिया गया। तो सिंपल सा 3 में आपको याद रखना है प्रवेशात्मक यौन आक्रमण, 4 में उससे संबंधित दंड, 5 में गंभीर प्रवेशात्मक यौन आक्रमण, और 6 में गंभीर प्रवेशात्मक यौन आक्रमण से संबंधित दंड की बात कही गई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 7 की, जिसमें वर्णन है यौन आक्रमण का। तो यौन आक्रमण क्या कहलाता है? जब कोई व्यक्ति यौन उद्देश्य से बच्चे के शरीर यानी सीना, जननांग, नितंब आदि को बिना प्रवेश किए छूता है। ध्यान रखिएगा, प्रवेशात्मक यौन आक्रमण जो है उसकी बात कही गई थी धारा 3 में। प्रवेश मतलब एंट्री होती है, एंट्री में 3 शब्द मैच आपको हो रहा था। तो 3 में किसकी बात कही गई थी? प्रवेशात्मक यौन आक्रमण की। फिर 3 के बाद 4 में उससे संबंधित दंड की बात कही गई, 5 में गंभीर प्रवेशात्मक यौन आक्रमण की बात कही गई है ना, पहले नॉर्मल वाला था तो फिर गंभीर वाले की बात कही गई। उसके बाद 6 में जो गंभीर प्रवेशात्मक यौन आक्रमण था उससे संबंधित दंड की बात कही गई। अब 7 में कहा गया है यौन आक्रमण, तो जाहिर सी बात है 8 में क्या कहा जाएगा? उससे संबंधित दंड, मतलब यौन आक्रमण से संबंधित दंड की बात किसमें कही गई है? धारा 8 में, जिसमें न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की कैद प्लस जुर्माने का प्रावधान है। अब आपको पता है यौन आक्रमण आया, जैसे प्रवेशात्मक यौन आक्रमण आया था, तो उसके बाद क्या आया था? गंभीर प्रवेशात्मक यौन आक्रमण। ठीक उसी प्रकार यहां पर जैसे यौन आक्रमण आया तो उसके बाद दंड की बात कही गई 8 में, और धारा 9 में कहा गया है गंभीर यौन आक्रमण की बात। तो गंभीर यौन आक्रमण मैंने आपको समझा ही दिया कि गंभीर मतलब क्या होता है? जब अपराधी शिक्षक, पुलिस, डॉक्टर, रिश्तेदार या देखभाल करता हो, या फिर बच्चा जो है शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हो, है ना। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर अपराध जो है गैंग द्वारा किया गया हो, तब वो क्या माना जाएगा? गंभीर माना जाएगा। अब यहां पर गंभीर यौन आक्रमण की बात कही गई तो उसके बाद क्या बोला जाएगा? उससे संबंधित दंड की बात कही जाएगी। तो धारा 10 में गंभीर यौन आक्रमण से संबंधित दंड की बात कही गई है, और दंड जो है वो 5 से 7 वर्ष तक की कैद प्लस जुर्माना की बात कही गई है। ठीक है, तो इसको बड़े ही सिस्टमेटिक वे से अरेंज किया गया है, जिससे कि आपको आसानी से याद रहे, है ना। तो एक्ट जब बनाया गया था तब इतना आसान कर दिया गया है कि आपको चीजें आसानी से याद रहेंगी। तो सिंपल से एक बार रिवीजन कर लीजिए कि धारा 3 में किसकी बात कही गई? प्रवेशात्मक यौन आक्रमण की। तो धारा 4 में प्रवेशात्मक यौन आक्रमण के दंड की बात कही गई। धारा 5 में गंभीर प्रवेशात्मक यौन आक्रमण की बात कही गई, है ना। पहले यौन आक्रमण था प्रवेशात्मक वाला, तो गंभीर प्रवेशात्मक यौन आक्रमण आया। फिर 6 में उससे संबंधित दंड, मतलब कि गंभीर प्रवेशात्मक यौन आक्रमण से संबंधित दंड की बात कही गई। फिर धारा 7 आया तो उसमें यौन आक्रमण की बात कही गई, तो धारा 8 में यौन आक्रमण से संबंधित दंड की बात कही गई। अब धारा 9 आया, तो जैसे धारा 7 में यौन आक्रमण आया था तो धारा 9 में गंभीर यौन आक्रमण का आना था, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर अरेंज किया गया है। और धारा 10 में गंभीर यौन आक्रमण से संबंधित दंड की बात कही गई है। तो आपको केवल धारा 3 याद रखना है। 3 के बाद बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ पर चीजें दी गई हैं, जिससे कि आप जागरूक हो सको। इसके अक्का फिर से मेरे जूते पहन रहे हो? अरे अप्पा ने कहा था ना। दी गई हैं जिससे कि आप जागरूक हो सको। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 11 की, जिसमें यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कही गई। तो यौन उत्पीड़न क्या कहलाता है? तो जब कोई व्यक्ति यौन उद्देश्य से बच्चे से अश्लील बातें करे, या अश्लील इशारा या हरकतें करे, अश्लील चित्र या सामग्री दिखाए, या बच्चे को छेड़े या पीछा करे, तो वह कहलाता है यौन उत्पीड़न। सीधा सा यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि बच्चे से संबंधित कोई भी गलत इशारा कर रहा है, या गलत सामग्री दिखा रहा है, गलत चित्र दिखा रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, तो वह कहलाएगा यौन आक्रमण, जिसका वर्णन पॉक्सो एक्ट की धारा 11 में है। तो इसको याद करते हैं इशारा करने से, इशारा 11 है ना। तो आपको याद हो जाएगा कि यौन उत्पीड़न क्या है, हैरेसमेंट क्या है? गलत तरीके से इशारा कर रहा है कोई, और इशारे का वर्णन 11 में है, इशारा 11। तो धारा 11 में किस चीज का वर्णन है? यौन उत्पीड़न का वर्णन है। अब धारा 11 में यौन उत्पीड़न का वर्णन है, तो जाहिर सी बात है कि जब धारा 12 आएगी वह यौन उत्पीड़न से संबंधित दंड की बात कहेगी। तो धारा 12 में यौन उत्पीड़न के दंड की बात कही गई है, जिसमें दंड जो है वो 3 वर्ष तक की कैद प्लस जुर्माना कहा गया है। ठीक है, इसके बाद अगला है धारा 13, जिसमें बाल अश्लील सामग्री के लिए जो प्रयोग है, जैसे कि उसका भंडारण, वितरण या प्रसारण, वह अपराध कहा गया है धारा 13 में। जो पॉक्सो एक्ट की धारा 13 है वो बाल अश्लील सामग्री जो है यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है उससे संबंधित अपराध की बात कहती है।
तो इसको कैसे याद रखेंगे, ऐसा मानिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो उस चीज को स्टोर कर रहा है, ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्टोर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे स्टोरेज को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यह क्या है, एक अपराध है, तो उसको तोड़ देना चाहिए, तोड़ा जाना चाहिए। तो तोड़ा फॉर 13 हो जाएगा, तोड़ा जाना 13। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 13 में किस चीज की बात कही गई है, बाल अश्लील सामग्री के लिए प्रयोग की गई है, जिसमें बाल अश्लील सामग्री जो है उसके प्रसारण, भंडारण या वितरण से संबंधित कार्य को अपराध माना गया है। अब धारा 14 आएगा तो जाहिर सी बात है इससे संबंधित दंड की बात कही जाएगी। तो बाल अश्लील सामग्री से संबंधित अगर कोई उसका वितरण करता है, भंडारण करता है या प्रसारण करता है, तो उसको क्या सजा दी जाएगी, तो 5 वर्ष से आजीवन कारावास तक हो सकता है, प्लस जुर्माना भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 19 की, जो कि रिपोर्टिंग की अनिवार्यता को बताता है। मतलब अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई भी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध कर रहा है, तो उस व्यक्ति को जाकर क्या करना है, रिपोर्ट करना है। अगर रिपोर्ट नहीं करेगा ना, तो जो व्यक्ति देख रहा है ना, तो वो भी अपराधी माना जाएगा और उसको भी सजा दी जाएगी। तो रिपोर्टिंग की अनिवार्यता यहां पर बताई गई है पॉक्सो एक्ट की धारा 19 में। तो कैसे याद रखेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता की बात कही गई है, भाषण देने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता किसमें कहा गया है, तो धारा 19 में कहा गया है। ठीक उसी प्रकार यहां पर देखिए रिपोर्टिंग की बात कर रही है, तो रिपोर्टर लोग क्या करते हैं, माइक लेके रखते हैं और माइक में सामने वाले से बुलवाते हैं या खुद बोलते हैं। तो यहां पर रिपोर्टर या रिपोर्टिंग से संबंधित हो जाएगा और अनुच्छेद 19 से यहां पर धारा 19 हो जाएगा। तो याद रखिएगा धारा 19 में किस चीज की बात कही गई है, रिपोर्टिंग की अनिवार्यता की बात कही गई है। यहां पर मैंने आपको याद करने के लिए रिपोर्टर वाला करवाया है, लेकिन यहां पर रिपोर्ट FIR वाले की बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं धारा 21 की, जिसमें रिपोर्ट ना करने पर दंड का प्रावधान है। मैंने आपको बताया कि धारा 19 में रिपोर्टिंग की अनिवार्यता की बात कही गई है। तो अगर कोई जानता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध कर रहा है, फिर भी जो है वो रिपोर्ट लिखाने नहीं जा रहा है, तो क्या होगा कि उसको भी दंड दिया जा सकता है। और दंड क्या होगा, तो धारा 21 के अंतर्गत बताया गया है कि 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। और आपको पता है कि अपराध करने वाले व्यक्ति को अगर देखकर भी सामने वाला चुप है, तो उसको भगवान भी माफ नहीं करता है ना। तो 1 ईश जो है वो भी माफ नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी दंड देते हैं अगर कोई भी व्यक्ति सामने वाले को अपराध करते हुए देख रहा है और बोल नहीं रहा है। तो 1 ईश फॉर 21, तो रिपोर्ट न करने पर दंड दिया जाएगा, यह धारा 21 में कहा गया है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धारा 23 की, जिसमें मीडिया में बच्चे की पहचान पर रोक लगाने की बात कही गई है। मतलब वह बच्चा जिसके साथ अपराध हुआ है उसकी पहचान उजागर ना हो, इसके लिए धारा 23 में प्रावधान किया गया है। जाहिर सी बात है जिस बच्चे के साथ अपराध हुआ है, अगर उसका फेस या फिर उसकी पहचान उजागर हो जाएगी मीडिया में, तो सभी लोग देखेंगे, तो उसके जो दोस्त हैं, है ना, तो दोस्त के सामने फिर वो आने में उसको अजीब फील होगा या फिर दोस्त जो है चिढ़ाएंगे। ऐसे में बच्चा अपने साथ कुछ भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर इस कारण से बच्चे की पहचान पर रोक लगाने की बात कही गई है, जिससे कि बच्चे पर बुरा असर ना पड़े जिसके साथ अपराध हुआ है। तो जाहिर सी बात है उसकी जो दोस्ती है वो भी खतरे में नहीं आएगी, है ना, दोस्ती भी बनी रहेगी। तो दोस्ती में आपको सद मिल जाएगा 2 3, यानी 2 और 3। बच्चे की पहचान पर रोक क्यों लगाई जा रही है, जिससे कि उसकी दोस्ती पर कोई खतरा ना हो। तो दोस्ती 2 और 3 यानी 23। तो याद रखिएगा धारा 23 में किसकी बात कही गई है, मीडिया में बच्चे की पहचान पर रोक की बात कही गई है। फिर अगला महत्वपूर्ण धारा है धारा 28, जिसमें विशेष अदालतें यानी विशेष न्यायालय की बात कही गई है। अब अदालतों में आपको शब्द मिल जाएगा अदा। अदा करना मतलब किसी को पे करना। तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी का कर्ज लग रहे हो, तो जाहिर सी बात है कोशिश ये करोगे कि अपने हाथों से दो, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति से दिलवाओगे। अपने हाथों से दोगे वो ज्यादा वो रहता है कि मतलब मैंने अपने हाथ से पे कर दिया है, सामने वाला देता है कि नहीं देता, पैसे लेके भाग जाता है। मान लीजिए पैसे की बात हो रही है, अदा करने की बात, तो आप क्या करते हैं, आप देना चाहते हैं, मतलब आप देते हैं अपने हाथों से। तो 2 अपने हाथ से वही बेहतर रहता है अगर किसी का आप कर्ज लग रहे हो। तो 2 हाथ, 2 और 8 अर्थात 28। तो अदा करते हो अपने हाथ से, मतलब देते हो अपने हाथ से 2 8 28। तो धारा 28 में विशेष न्यायालय ने विशेष अदालतों की बात कही गई है। फिर लास्ट जो महत्वपूर्ण धारा है वह है धारा 33, जिसमें न्यायालय की शक्ति की बात कही गई है। अब शक्ति को अगर कोई तोतला व्यक्ति पढ़ेगा वो तख्ती पढ़ेगा, तख्ती। तख्ती में आपको शब्द मिल जाएगा 33, है ना, 33 शक्ति 33। तो आपको यहां पर सिंपल से याद रखिएगा तोतले शब्द से कि न्यायालय की शक्ति की बात धारा 33 में की गई है। तो पॉक्सो एक्ट से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण धाराएं थी उनको मैंने ऐसे आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाया। अगर आप चाहते हो कि मूल विधि की जितनी